कहते हैं किस्मत कब और कैसे पलट जाए कोई नहीं जानता। एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कभी कभी साधारण सी चीजों में छुपा होता है असाधारण चमत्कार। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान अपनी पत्नी और छोटे से परिवार के साथ रहता था। रोजी रोटी के लिए वह खेतों में कड़ी मेहनत करता और किसी तरह अपने घर का गुजारा करता था। उसके आंगन में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें उसने मेहनत से बैंगन के पौधे लगाए थे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सभी पौधों में बैंगन नहीं लगे, बस एक ही पौधे में केवल एक बैंगन आया। किसान ने उस बैंगन को देखकर अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, इस एक बैंगन को हम बाजार में बेचकर क्या पाएंगे? बेहतर है इसे अपने घर में ही रहने दो। दिन बीतते बीतते वो बैंगन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि कद्दू जैसा दिखने लगा। किसान ने एक दिन उसे तोड़कर पत्नी को देते हुए कहा, आज इसकी सब्जी बना लेना, मैं खेत से लौटकर आता हूं, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। किसान की पत्नी बैंगन काटने लगी, तभी कहीं से आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। यह सुनकर वो घबरा गई और चारों ओर देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। उसने दोबारा बैंगन पर चाकू लगाया तो फिर वही आवाज आई, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। इस बार उसने ध्यान से सुना तो समझ गई कि यह आवाज बैंगन के अंदर से ही आ रही है। डर के मारे उसका दिल कांप उठा। उसने बैंगन को फेंककर भागते हुए खेत में पति के पास पहुंच गई। किसान ने पूछा, अरे भाग्यवान, ऐसे क्यों भागी चली आ रही हो? पत्नी ने घबराकर सारी बात बता दी। किसान हंसते हुए कहा, तुम्हें वहम हुआ होगा, बैंगन में आवाज कहां से आ सकती है? पत्नी ने कहा, अगर भरोसा नहीं है तो आप खुद चलकर देख लो। दोनों घर लौटे। पत्नी ने बैंगन को चाकू से काटना शुरू किया और फिर वही आवाज गूंज उठी, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे। अब किसान भी हैरान रह गया। उसने पत्नी से कहा, शायद ये कोई जादुई चीज है, इसे प्यार से ही काटो। पत्नी ने धीरे धीरे बैंगन काटा तो अचानक उसके अंदर से एक सुंदर सी लड़की निकल आई। दोनों हैरान रह गए। पत्नी खुशी से बोली, हमारे पास तो कोई बेटी नहीं थी, इसे अपनी बेटी बना लेते हैं। किसान ने कहा, हम खुद भूखे प्यासे रहते हैं, इसे क्या खिलाएंगे? पत्नी ने कहा, हम जैसा खाएंगे इसे भी वही देंगे। भगवान ने भेजा है तो इसका पालन पोषण भी होगा। उन्होंने उस लड़की का नाम बैंगनती रखा। बैंगनती को नया परिवार पाकर बहुत खुशी हुई। समय बीतता गया और बैंगनती बड़ी होकर बेहद सुंदर और मोहक बन गई। एक दिन वो अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी, तभी उस राज्य का राजा वहां से गुजरा। राजा ने बैंगनती को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने पास खड़े एक आदमी से पूछा, ये लड़की कौन है? आदमी ने उत्तर दिया, महाराज, ये उस किसान की बेटी बैंगनती है। राजा महल लौट आया, लेकिन बैंगनती का चेहरा उसके दिल से नहीं निकला। उसने तय कर लिया कि वो बैंगनती से विवाह करेगा। अगले दिन राजा ने किसान को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम्हारी बेटी बैंगनती से शादी करना चाहता हूं। किसान घबराकर बोला, महाराज, वो मेरी असली बेटी नहीं है। राजा ने कहा, तुम्हें जो सच बताना है बताओ। तब किसान ने बैंगनती की पूरी सच्चाई बता दी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह तो और भी अद्भुत है, मैं बैंगनती को अपनी रानी बनाना चाहता हूं। चिंता मत करो, मैं उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। किसान खुशी से झूम उठा और भागकर घर गया। उसने पत्नी को सारी बात बताई। दोनों बेहद खुश हुए। शादी का दिन तय हुआ। किसान की पत्नी ने बैंगनती को राजकुमारी की तरह सजाया और डोली में बिठाकर विदा किया। बेटी को विदा करते समय उनके दिल में दुख भी था, क्योंकि अब वे फिर अकेले हो गए थे। महल में बैंगनती का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। राजा उसकी सुंदरता के दीवाने हो चुके थे। उसने बैंगनती का नाम बदलकर बैंगन सुंदरी रख दिया। पूरे महल में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। राजा की पहले से 2 रानियां थीं, लेकिन अब वो बैंगन सुंदरी के सिवा किसी पर ध्यान नहीं देते थे। उसकी हर इच्छा पूरी करते और उसी के साथ समय बिताते। ये देखकर बड़ी रानी के मन में जलन भर गई। बड़ी रानी बैंगन सुंदरी की सुंदरता को सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने बैंगन सुंदरी से पूछा, तुम तो इंसान के पेट से पैदा नहीं हुई हो, बताओ तुम्हारी जान कहाँ है? बैंगन सुंदरी ने सहजता से जवाब दिया, बहन, जैसे सबकी जान उनके दिल में होती है, वैसे ही मेरी भी। बड़ी रानी ने शंका से कहा, नहीं, ये संभव नहीं,
तुम्हारा जन्म इंसान के पेट से नहीं हुआ है तो तुम्हारी जान कहीं और होगी। बैंगन सुंदरी ये सुनकर सोच में पड़ गई कि बड़ी रानी बार बार ये सवाल क्यों कर रही है। उसने बात को टाल दिया, लेकिन बड़ी रानी हार मानने वाली नहीं थी। जब भी मौका मिलता वो यही सवाल दोहराती। एक दिन बैंगन सुंदरी महल के बगीचे में फूलों के बीच बैठी आनंद ले रही थी। तभी बड़ी रानी वहां आई और मीठी बातों में फिर वही पुराना सवाल दोहराने लगी। बैंगन सुंदरी, तुमने अब तक नहीं बताया कि तुम्हारी जान किसमें बसी है। बैंगन सुंदरी ने हंसते हुए कहा, बहन, तुम क्यों बार बार यही पूछती हो? मेरी जान जानने से तुम्हें क्या मिलेगा? बड़ी रानी ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही हो बैंगन सुंदरी, मैं तुम्हारी चिंता करती हूं। राजघराने के कई दुश्मन हैं। अगर मुझे ये पता हो कि तुम्हारी जान किस में है तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूं। बैंगन सुंदरी ने सावधानी से कहा, समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। बड़ी रानी ने चालाकी से कहा, ठीक है, पर याद रखना तुमने मुझे वचन दिया है, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बैंगन सुंदरी ने मजबूरी में हां कह दी, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि बड़ी रानी उसकी जान की बात क्यों जानना चाहती है। एक दिन बैंगन सुंदरी ने राजा से कहा, महाराज, अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शरीर को मत जलवाना। ये सुनकर राजा ने उसके होठों पर हाथ रख दिया और बोला, चुप रहो बैंगन सुंदरी, कैसी अशुभ बातें कर रही हो। रानी ने कोमल स्वर में कहा, महाराज, मरना तो सबको है। मेरी अंतिम इच्छा है कि अगर मैं मर जाऊं तो नगर के बाहर एक सुंदर महल बनवा देना, जिसमें मेरे शरीर को सिंहासन सहित रख देना। महल के आंगन में बगीचा लगवा देना और चारों ओर ऊंची दीवारें बनवाना, ताकि कोई अंदर ना आ सके। राजा ने गुस्से में कहा, बस, और नहीं सुनना है मुझे ये सब। बैंगन सुंदरी चुप हो गई, लेकिन धीरे से बोली, महाराज, उस महल में अनाज और बाकी जरूरत की चीजें भी रखवा देना। राजा ने झुंझलाकर कहा, बस करो रानी। बैंगन सुंदरी मुस्कुराकर शांत हो गई। कुछ समय बाद खबर आई कि बैंगन सुंदरी मां बनने वाली है। यह सुनकर पूरा महल और राज्य खुशी से झूम उठा। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि उसकी अन्य रानियां संतानहीन थीं। राजा ने नगर में उपहार बांटे और बैंगन सुंदरी पर पहले से भी अधिक प्रेम बरसाने लगा। ये देखकर बड़ी रानी का दिल जलने लगा। उसकी नफरत अब और भी गहरी हो गई। एक दिन बड़ी रानी फिर बैंगन सुंदरी के पास आई और बोली, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी जान कहां बसी है। तुम मां बनने वाली हो। अगर सच नहीं बताया तो इसका बुरा असर बच्चे पर पड़ेगा। धमकी भरे स्वर में उसने कहा, अगर अब भी नहीं बताई तो मैं सबको बता दूंगी कि छोटी रानी झूठ बोलती है। बैंगन सुंदरी डर गई और बोली, बहन, बच्चे के जन्म के बाद सब बता दूंगी। लेकिन बड़ी रानी कहां मानने वाली थी। उसकी जिद और बढ़ गई। अंततः बैंगन सुंदरी ने हार मान ली और बोली, मेरे मायके के बगीचे में एक पुराना कुआं है। उसके अंदर एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक में एक डिबिया है और डिबिया में एक माला। वही माला मेरे प्राणों की रक्षा करती है। ये सुनकर बड़ी रानी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जान तो बहुत सुरक्षित है। हम इंसानों को देखो, पल भर में कोई भी मार सकता है। ये कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई और मन ही मन खुश हुई, क्योंकि अब वो बैंगन सुंदरी को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती थी। बड़ी रानी अपने कक्ष में पहुंची और नौकरानी से कहा, एक गोताखोर को बुलाओ। कुछ ही समय में गोताखोर आ गया। बड़ी रानी ने उसे आदेश दिया, बैंगन सुंदरी के मायके जाओ, वहां के कुएं में एक लकड़ी का संदूक है। उस संदूक से डिबिया निकालकर मेरे पास लाओ। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 5000 सोने की मुद्राएं दूंगी। गोताखोर वहां गया, संदूक से डिबिया निकाली और उसे बड़ी रानी को सौंप दिया। बड़ी रानी ने धोखा देकर उसे सिर्फ 1000 मुद्राएं दी। जैसे ही डिबिया बाहर निकली, बैंगन सुंदरी की तबीयत बिगड़ने लगी। बड़ी रानी ने डिबिया खोलकर उसमें रखी माला को गले में पहन लिया और पागलों की तरह हंसने लगी, क्योंकि अब बैंगन सुंदरी का जीवन उसके हाथों में था। बैंगन सुंदरी की सांसें थमने लगीं और आखिरकार वो मृत सी हो गई। राजा उसकी मृत देह को गोद में लिए फूट फूट कर रो रहा था। महल में शोक की लहर फैल गई। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, छोटी रानी के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार नगर के बाहर एक महल बनवाया जाए। वहां आंगन में बगीचा लगवाकर सिंहासन सहित उसका शरीर रखा जाएगा।
मंत्री ने समझाने की कोशिश की, महाराज, शरीर को जलाना ही उचित है। पर राजा ने आदेश दिया, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। राजा ने उसी महल में अनाज और आवश्यक वस्तुएं भी रखवा दी। जल्द ही महल तैयार हुआ और बैंगन सुंदरी का शरीर सिंहासन सहित उस महल में रख दिया गया। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें बनाई गईं ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब राजा बैंगन सुंदरी की मृत्यु के बाद बहुत उदास और अकेला रहने लगा। उसका दिल महल की चकाचौंध और रानियों की संगत से भी नहीं बहलता था। वो अक्सर सोचता, बैंगन सुंदरी ने अपने अंतिम संस्कार से मना क्यों किया था? क्या वो कभी लौट कर आएगी? लेकिन फिर अपने मन को समझा लेता कि मृत लोग वापस नहीं आते। राजा का दिल चैन नहीं पाता और वो अक्सर उस विशेष महल के चारों ओर घूमता जहां बैंगन सुंदरी का शरीर रखा था। एक दिन जब राजा उस महल के पास से गुजर रहा था तो अचानक उसे अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा हैरान रह गया कि ये बच्चा यहां कैसे आया। उत्सुकता में वो महल का भारी दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर का दृश्य देखकर राजा का दिल धड़क उठा। सिंहासन पर बैंगन सुंदरी का निर्जीव शरीर उसी तरह पड़ा था, लेकिन उसके पास एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था। राजा ने धीरे से उस बच्चे को गोद में उठा लिया। जैसे ही बच्चा राजा की गोद में आया, उसके रोने की आवाज बंद हो गई। बच्चा मुस्कुराया और कुछ ही देर में राजा की गोद में चैन की नींद सो गया। राजा ने बच्चे को वापस बैंगन सुंदरी के पास लेटा दिया और वहां से लौट आया। उस दिन से राजा का दिल बच्चे के प्रति खिंचने लगा। अगले दिन राजा फिर उस बच्चे से मिलने आया। इस बार वो खिलौने और मिठाइयां लेकर आया था। वो बच्चे को खिलाता, हंसाता और दिन ढलते ही बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास छोड़कर लौट आता। धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या बन गई। समय बीतने के साथ बच्चा बड़ा होने लगा। अब वो बोलने भी लगा था। एक दिन राजा बच्चे के साथ खेलते खेलते मुस्कुराया और पूछा, बेटा, ये जो यहां लेटी हैं, ये तुम्हारी कौन है? बच्चे ने मीठी आवाज में जवाब दिया, मां। यह सुनकर राजा के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने फिर पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? बच्चा मासूमियत से बोला, मां। राजा बैंगन सुंदरी के शव को देखने लगा। वो तो वैसी ही निर्जीव अवस्था में थी। ये रहस्य राजा के लिए अचंभित कर देने वाला था। राजा ने धीरे से बच्चे से पूछा, तुम्हारी मां कब उठती हैं? बच्चा बोला, रात में। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, आज रात जब तुम्हारी मां उठे तो उनसे पूछना कि वो दिन में क्यों सोती रहती हैं और रात में ही क्यों जागती हैं। राजा बच्चे को बैंगन सुंदरी के पास सुलाकर महल लौट आया। रात होते ही बैंगन सुंदरी सचमुच उठ गई। जैसे ही वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए झुकी, बच्चा बोला, मां, मेरा पेट पहले ही भरा हुआ है। ये सुनकर बैंगन सुंदरी चौंक गई। उसने बच्चे से पूछा, तुम्हें किसने खिलाया? बच्चे ने हंसते हुए जवाब दिया, राजा जी आते हैं, मेरे लिए मिठाइयां और खिलौने लाते हैं और मुझे अपने हाथों से खिलाते हैं। बच्चे ने फिर कहा, मां, राजा जी ने एक सवाल पूछा है। बैंगन सुंदरी ने कहा, क्या सवाल? बच्चा बोला, उन्होंने पूछा है कि आप रात में ही क्यों उठती हैं और दिन में क्यों सोती हैं। ये सुनकर बैंगन सुंदरी को समझ आ गया कि राजा सच्चाई जानना चाहता है। उसने निश्चय किया कि अब सारा रहस्य बताने का समय आ गया है। उसने बेटे से कहा, बेटा, कल जब राजा जी आए तो उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले की माला में ही मेरी जान बसी है। बैंगन सुंदरी ने बच्चे को यह भी समझाया, दिन में बड़ी रानी उस माला को पहनती है, इसलिए मैं मृत रहती हूं। जब रात में वो माला उतार कर सोती है तभी मैं जाग पाती हूं। बच्चा बोला, मां, मैं राजा जी को सब बता दूंगा। अगले दिन जब राजा बच्चे से मिलने आया तो बच्चे ने मासूम आवाज में सारी सच्चाई कह दी। राजा ये सुनकर हैरान रह गया और उसके दिल में गुस्से की लहर दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी की जान लेकर उसे धोखे से मारा। राजा ने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि वो किसी भी तरह वो माला वापस लाकर बैंगन सुंदरी को जीवित करेगा। इधर बड़ी रानी अपनी जीत पर खुश थी। वो महल में सब पर हुकूमत कर रही थी और खुद को सबसे शक्तिशाली मान रही थी। राजा ने उससे कोई बात नहीं की, बल्कि चुपचाप एक योजना बनाई। एक रात राजा बड़ी रानी के कक्ष में गया और बोला, रानी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बड़ी रानी बोली, कहिए महाराज। राजा बोला, मेरे एक प्रिय मित्र का बेटा है, उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बच्चा बहुत छोटा है। मेरा मित्र परेशान है, क्या हम उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं?
बड़ी रानी बोली, बिल्कुल, ये पुण्य का काम है। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, तो ये बच्चा हमारे लिए खुशी का कारण बनेगा। अगले दिन राजा उस बच्चे को, जो बैंगन सुंदरी का बेटा था, अपने महल में ले आया। राजा ने बच्चे को गुप्त रूप से समझा दिया, बेटा, जब बड़ी रानी तुम्हें गोद में ले तो उसके गले की माला पकड़कर रोना। तब तक मत रुकना जब तक वो तुम्हें वो माला नहीं दे देती। बच्चा मान गया। कुछ दिनों बाद जब बड़ी रानी उस बच्चे को गोद में लिए बैठी, उसने देखा कि बच्चा उसकी माला को खींच रहा है। अचानक बच्चा बड़ी रानी की माला पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। बड़ी रानी ने उसे खिलौने दिखाए, मिठाइयां दी, लेकिन बच्चा किसी भी तरह शांत नहीं हुआ। उसका रोना महल में गूंजने लगा। बड़ी रानी घबरा गई और बोली, ये बच्चा आखिर चाहता क्या है? तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और राजा अंदर आए। राजा ने पूछा, रानी, ये बच्चा इतनी देर से क्यों रो रहा है? बड़ी रानी ने झुंझलाकर कहा, महाराज, ये माला मांग रहा है, ये इसे बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। राजा ने शांत स्वर में कहा, तो क्या हुआ रानी? ये तो बस एक मामूली माला है। बच्चा रो रहा है, तुम इसे माला क्यों नहीं दे देती? बड़ी रानी ने माला को कसकर पकड़ते हुए कहा, हरगिज नहीं महाराज, ये माला मेरे लिए बहुत खास है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। राजा ने समझाने की कोशिश की, रानी, मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा सुंदर और कीमती माला बनवा दूंगा। ये बच्चा मासूम है, इसे चुप कराने के लिए एक बार ये माला दे दो। बड़ी रानी गुस्से में बोली, नहीं महाराज, ये माला मेरी सबसे प्रिय है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। राजा ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, रानी, मैं बिल्कुल वैसी ही एक और माला तुम्हें ला दूंगा, लेकिन अगर ये बच्चा बीमार पड़ गया या उसे कुछ हो गया तो हम अपने मित्र को क्या जवाब देंगे? बड़ी रानी कुछ सोच में पड़ गई। उसने बच्चे को रोते हुए देखा, उसके दिल में दया आ गई। वो बोली, ठीक है महाराज, जैसे ही बच्चा इससे खेलकर शांत हो जाएगा, मैं ये माला वापस ले लूंगी। राजा ने कहा, जैसा तुम्हें उचित लगे। बड़ी रानी ने माला उतारकर बच्चे को दे दी। बच्चा तुरंत खुश हो गया और खेलने लगा। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकल आया। राजा मौके का फायदा उठाकर बच्चे से वो माला ले लिए और चुपके से बैंगन सुंदरी के महल में चले गए। जैसे ही राजा ने बैंगन सुंदरी के गले में वो माला डाली, एक चमत्कार हुआ। बैंगन सुंदरी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। वो उठकर बैठ गई और गहरी सांस ली। राजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने बैंगन सुंदरी का हाथ पकड़कर कहा, रानी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कौन था जिसने तुम्हारे साथ इतना छल किया? बैंगन सुंदरी ने सारी सच्चाई राजा को बताई। कैसे बड़ी रानी ने उसकी जान का रहस्य जानकर डिबिया से माला निकलवाई और उसे पहनकर उसकी मौत का कारण बनी। बैंगन सुंदरी ने यह भी बताया कि जो बच्चा उनके साथ है वही राजा का अपना बेटा है। ये सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, बड़ी रानी को उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन तुम फिलहाल यहीं रहो, मैं सही समय पर तुम्हें महल वापस लाऊंगा। जब राजा महल की ओर लौट रहे थे तो बड़ी रानी ने उन्हें देखा और बोली, महाराज, आप इतनी देर कहां थे? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं मंत्रियों के साथ राज्य की सुरक्षा को लेकर कुछ जरूरी सलाह मशवरा कर रहा था। रानी, खबर है कि हमारे दुश्मन हम पर हमला कर सकते हैं, तुम्हारी जान को खतरा है। यह सुनकर बड़ी रानी घबरा गई और बोली, महाराज, मेरी जान को बचाने के लिए जो उचित लगे वही कीजिए, मुझे कहीं छुपा दीजिए। राजा ने आदेश दिया और महल में एक गुप्त तहखाना तैयार करवाया। बड़ी रानी को उस तहखाने में बंद कर दिया गया, साथ ही उसके रहने खाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। जब बड़ी रानी सुरक्षित महसूस करने लगी, तब राजा ने सच्चाई प्रकट की। उन्होंने कहा, रानी, ये जगह तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अपराध की सजा के लिए है। तुमने बैंगन सुंदरी के साथ विश्वासघात किया और उसे मारने की साजिश रची। अब तुम यहीं रहोगी। बड़ी रानी पछतावे से कांपने लगी। उसने राजा से माफी मांगी, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। इधर राजा बैंगन सुंदरी को सम्मानपूर्वक महल वापस लेकर आए। उनका भव्य स्वागत किया गया और बैंगन सुंदरी को पुनः महारानी की उपाधि दी गई। महल में एक बार फिर खुशियों का माहौल लौट आया। समय तेजी से बीतता गया। राजा और बैंगन सुंदरी का बेटा बड़ा हुआ
और उसने शिक्षा, युद्ध कला और राजकाज की सभी विद्या प्राप्त की। जब वो योग्य हो गया, राजा ने उसका भव्य राजतिलक करवाया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राज्य में चारों तरफ सुख, शांति और खुशहाली छा गई। बैंगन सुंदरी और राजा अपने बेटे के साथ सुखमय जीवन बिताने लगे। लोग कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। बड़ी रानी का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने जो जाल दूसरों के लिए बिछाया था वही अंत में उसी के पतन का कारण बन गया। जहां एक और बड़ी रानी अपनी चालों और षड्यंत्रों में उलझकर अंततः सजा की पात्र बनी, वहीं बैंगन सुंदरी ने अपने सत्य, धैर्य और नेक नियत से सबका दिल जीत लिया। उसने कभी भी बदले की भावना नहीं रखी, नहीं अपने कष्टों का रोना रोया, बल्कि वो परिस्थितियों को सहकर अपने स्वभाव की सादगी और सच्चाई से जीत हासिल करती रही। यही कारण था कि लोग उसे केवल एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा मानने लगे।